दोस्तों 250 सालों तक हमें गुलाम बनाकर बैठे अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत देश के लाखों फ्रीडम फाइटर्स ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से 90 साल पहले आजादी मिल सकती थी। मगर क्या गलतियां रही जिसकी वजह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे महान लोगों के बलिदान के बावजूद 1857 के विरोध में भारत को सफलता नहीं मिल सकी। और आखिर 1947 में नेताजी की आजाद हिंद फौज की वजह से अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, या फिर गांधी जी के अहिंसक आंदोलन की वजह से? He declared that he would try for an honorable settlement before commencing the actual struggle. Concluding, Gandhi said, "Here is a dictum for the non-violent soldier of freedom. Do or die." और इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एडोल्फ हिटलर का क्या रोल था? आज इन सभी सवालों के जवाब के साथ जानेंगे अंग्रेजों के भारत छोड़ने की पूरी कहानी। The departure of the first contingent of British troops from the new Dominion of India was an historic event. The Governor-General, Lord Mountbatten, was on Ballard Pier, Bombay, and here he inspected guards of honor from the 3 Indian services, mounted as a tribute to the work of the British services in India. दोस्तों, इस सीरीज के पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने अखंड भारत पर कब्जा किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल बात करें उन 90 सालों के संघर्ष की जिसका दर्द भारत अभी तक भूल नहीं पाया। इसकी शुरुआत होती है 29 मार्च 1857 से, जब कलकत्ता के पास बैरकपुर में स्टेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी के जवान मंगल पांडे अपने सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर को सरेआम गोली मार देते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस वक्त की एनफील्ड P53 राइफल की बुलेट कार्ट्रिजेस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करते थे। जहां हिंदू गाय को माता मानते हैं, वहीं मुस्लिम सुअर को एक अनक्लीन एनिमल मानते हैं। ऐसे में गाय और सुअर की मीट इन दोनों धर्मों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के खिलाफ था, और इसके साथ द ग्रेट इंडियन रिबेलियन की शुरुआत हुई। सभी मुस्लिम और हिंदू सोल्जर्स इस विरोध में मंगल पांडे का सपोर्ट करने लग जाते हैं। उन्होंने अपने आसपास के एरियाज के सभी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया और ब्रिटिश सीनियर्स को मारकर उन बेसिस पर अपना कब्जा ले लिया। हालांकि 8 अप्रैल 1957 के दिन ब्रिटिशर्स ने मंगल पांडे को कैप्चर करके फांसी दे दी, लेकिन इससे विरोध की आग और ज्यादा भड़क उठी और आम जनता भी इसका हिस्सा बनने लग गई। इंडियन सोल्जर्स ने लखनऊ, कानपुर, झांसी और बरेली को कैप्चर करके दिल्ली की तरफ अपना रुख ले लिया, क्योंकि उस समय यही माना जाता था कि जिसने दिल्ली जीत ली वो देश जीत लेगा। इसलिए दिल्ली पहुंचकर इस सेना ने बहादुर शाह जाफर II को, जो कि मुगल एम्पायर का लास्ट सक्सेसर था, उसको अपना लीडर बनाने का डिसीजन लिया। अब इंडियन सोल्जर्स की आर्मी ने दिल्ली में ब्रिटिशर्स को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उनसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि उन्होंने जीते हुए इलाके जैसे कि लखनऊ, बरेली, झांसी और कांची को सिविलियन सोल्जर्स के भरोसे छोड़ दिया था, जो अनट्रेंड थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने मौका देखते ही उन एरियाज पर अटैक कर दिया और एक एक करके उन्हें फिर से अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि झांसी को कब्जे में लेना उनके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की सीमाओं को चारों तरफ से मजबूत कर रखा था, वहीं दूसरी तरफ झांसी की मदद के लिए तात्या टोपे को भेजा गया था, जिसके साथ 20,000 सोल्जर्स की सेना थी। ये दोनों ही लीडर्स अपने आखिरी दम तक ब्रिटिशर्स से लड़ते रहे, लेकिन ज्यादा हथियार और मॉडर्न वॉर टैक्टिक्स की वजह से आखिर में ब्रिटिशर्स की जीत हुई। दूसरी तरफ पूरे देश में चपाती मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसमें कुछ गाँव के चौकीदारों को एक रात अचानक से चपाती मिलती है और उसके साथ एक मैसेज होता है कि आप भी चपाती बनाओ और उन्हें अगले गांव के चौकीदार तक पहुंचाओ। देखते देखते ये मूवमेंट इतना बढ़ गया कि रातों रात देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हजारों रोटियां पहुंचने लगी। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की और इसका मोटिव क्या था, उससे तो अंग्रेजी नहीं बल्कि खुद चपाती बनाकर पास ऑन करने वाले इंडियंस भी अनजान थे। ऐसे में इसको लेकर कई अनुमान लगाए गए, जिसमें काफी महीने वेस्ट हो गए, जिससे ब्रिटिश रूल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को अपनी प्रिपरेशन के लिए काफी अच्छा मौका मिल गया और उसने क्राइमिया और चाइनीज वॉर से लौटे ब्रिटिश सोल्जर्स को दिल्ली के आसपास तैनात कर दिया। और ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों। वहीं तीसरी सबसे बड़ी गलती थी एकजुट ना होना। नॉर्थ में तो मुगल, मराठा और बाकी किंग्स एक साथ मिलकर रिवोल्ट कर रहे थे, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा नाना साहिब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और बहादुर शाह जाफर II के नाम शामिल थे। लेकिन साउथ यानी मद्रास में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक भी रिवॉल्ट नहीं हुआ। वहीं कुछ राजा तो ऐसे थे जो आजादी के लिए नहीं बल्कि अपने फायदों के लिए लड़ रहे थे। इसी चक्कर में कुछ ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। वहीं उस वक्त इंडियन सोल्जर्स के पास सप्लाईज भी नहीं थे, इसलिए ब्रिटिशर्स इस जंग को और लंबा खींचने लगे, जिससे क्रांतिकारी कमजोर पड़ गए, जिस कारण दिल्ली में भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग में हार मिली, जिससे भारत को आजादी मिलते मिलते रह गई। और अगले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास करके भारत को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया।
और पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। 1857 की जंग में भारतीयों को आजादी तो नहीं मिल पाई, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी धार्मिक भावनाओं को अच्छे से परख लिया था। इसीलिए उन्होंने अपने ब्रिटिश सोल्जर्स को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा, जिसमें उन्होंने बिजनौर, बरेली और मुरादाबाद के हिंदू टेम्पल्स पर रातों रात भगवा ध्वज उतारकर ग्रीन फ्लैग्स लगवा दिए और पूरा इल्जाम मुसलमानों पर डाल दिया। वहीं उन्होंने हिंदुओं को भी इस तरह फंसाया, जिससे दोनों धर्मों में एक दूसरे के खिलाफ सवाल उठने लग गए। साथ ही ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी के इंडियन सोल्जर्स पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करने पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जैसे कि कोई हिंदू तिलक नहीं लगाएगा, कोई सिख पगड़ी नहीं पहनेगा और कोई मुस्लिम बियर्ड नहीं रखेगा। इसी वजह से ये सोल्जर्स अपनी ही बटालियन के दूसरे सोल्जर्स पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे इन्होंने भारतीयों की इस दुखती नस को इतना दबाया कि एक समय पर साथ देने वाले लोग एक दूसरे के खिलाफ होने लग गए और इसी तरह से 60 साल बीत गए। साल था 1914। दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 1 की जंग छिड़ी हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स के लिए 25 लाख इंडियन सोल्जर्स ने जंग लड़ी थी, जिसमें 75,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए और हजारों सोल्जर्स दूसरे देशों में भी गिरफ्तार हुए। तब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को वादा किया कि हम जल्द ही भारत छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने भारत नहीं छोड़ा। साल 1919 में जब अंग्रेजों ने अमृतसर में ओपन फायरिंग करके जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, तब 12 साल के युवक भगत सिंह ने इस क्रूरता को अपनी आंखों से देखते हुए देश से अंग्रेजों को खदेड़ने की ठान ली थी, जिसके लिए 1921 में वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ महात्मा गांधी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बने थे। लेकिन जब 1922 में बापू ने गोरखपुर में हुई हिंसा के बाद ये आंदोलन बंद कर दिया, तब अहिंसा के खिलाफ भगत सिंह का मन डगमगाने लगा और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ दूसरा रास्ता चुना। और आपको 8 अप्रैल 1929 का वो ऐतिहासिक दिन तो याद होगा ही, जब महान क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव ने दिल्ली में अंग्रेजों की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंककर पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था। दरअसल भगत सिंह का उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बस अपनी बात को ब्रिटिश सरकार के सामने रखना था। इसीलिए बॉम्ब फेंकने के बाद जब असेंबली हॉल में चारों तरफ धुआं फैल गया, तब भी भगत सिंह भागे नहीं थे, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सरेंडर कर दिया। जिसके बाद उन पर मुकदमा चला और न्यूज़पेपर्स के जरिए वो लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाते रहे। दूसरी ओर अंग्रेज भगत सिंह की लोकप्रियता देखकर डरने लगे। इसीलिए जब वो असेंबली बॉम्बिंग में भगत सिंह को मौत की सजा नहीं दिलवा पाए, तो 1928 में हुई जॉन सॉन्डर्स की मौत के केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चलवाया और कोर्ट ने इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी। उनकी फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई थी, लेकिन देश में कोई विरोध न भड़क उठे, उसके डर से अंग्रेजों ने एक दिन पहले तीनों को फांसी दे दी, जिसके अगले साल 27 फरवरी 1931 को महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने भी अंग्रेजों के हाथ लगने के बजाय गोली मारकर खुद की जान ले ली थी। इन क्रांतिकारियों के बलिदान ने अब देश के करोड़ों लोगों में आजादी की आग भड़का दी थी, जिससे अंग्रेजों को अपना अंत करीब दिखने लग गया था। दोस्तों, आजादी से लेकर अब तक ये डिबेट चलती आ रही थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में से किसने अंग्रेजों को ज्यादा गहरी चोट पहुंचाई थी। तो इसे जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर पूरे घटनाक्रम पर नजर डालनी होगी। महात्मा गांधी एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया था, और 1922 में उनकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने अंग्रेजों की जेब खाली कर दी थी, क्योंकि इस आंदोलन में 6 लाख से ज्यादा वो भारतीय शामिल थे जो अंग्रेजों के यहाँ नौकरी क्या करते थे, जिससे उनका पूरा सिस्टम ठप पड़ गया था। हालांकि फिर अंग्रेजों ने इन आंदोलनकारियों पर हिंसा करना शुरू कर दिया, इनके लीडर्स को जेल में डाल दिया और आंदोलन को यहीं पर दबा दिया। लेकिन 8 अगस्त 1942 के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर दी और ये अनाउंस कर दिया कि अब जब तक हमें आजादी नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी घर पर चैन से नहीं बैठेगा। और अब ऐसे में गांधी जी का ये अहिंसक आंदोलन हिंसात्मक बन गया। लोग सरकारी दफ्तरों को तोड़ने लग गए, रेल की पटरियों को उखाड़ने लगे, ब्रिटिश सैनिकों पर हमला कर दिया। और इसके बाद अंग्रेजी सरकार को यह समझ में आ गया था कि उनकी सत्ता अब इस देश में ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी गांधी जी से बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके साथ उन्होंने देश की जनता के मन में आजादी को लेकर एक नई चिंगारी जगा दी थी। आजादी की लड़ाई में नेताजी ने अपनी छोटी सी सेना बनाई और उसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज रखा। उस वक्त दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और पूरी दुनिया जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर से डरी हुई थी। लेकिन नेताजी खुद हिटलर से मिलने गए और उन्होंने ब्रिटिशर से लड़ने के लिए उससे मदद मांगी। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। तभी हिटलर ने उन्हें कहा कि मैं ब्रिटेन में इन पर हमला कर रहा हूँ, आप वहाँ भारत की तरफ से करो ताकि ब्रिटिशर्स पूरी तरह से कमजोर हो जाएं।
भले हिटलर ने नेताजी को अपनी सेना नहीं दी, लेकिन उसने इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स पर लगातार टैक्स करते हुए उनकी कमर तोड़ के रख दी थी। अब एक तरफ हिटलर को अपना सपोर्टर बनाने के बाद दूसरी तरफ नेताजी जापान के साथ भी अपने रिलेशंस को बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि जापान के पीएम टोजो हिडेकी ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सभी भारतीय सैनिकों को जेल से रिहा कर दिया और वो सैनिक नेताजी की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए, जिससे पैसा और हथियार दोनों चीज जापान सप्लाई कर रहा था। हालांकि वादे के मुताबिक इस सेना ने जापान के साथ मिलकर बर्मा और मणिपुर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ी। नेताजी ने अपनी सेना से वादा किया था कि वो 1 साल के अंदर इस फौज को भारत की सरजमी पर लेकर आ जाएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दूसरी तरफ जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर से जीते अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नेताजी को दे दिए, जिसके बाद इन्होंने यहाँ स्वतंत्र भारत की एक गवर्नमेंट भी ली, जिससे पूरे देश में आजादी को लेकर नई उम्मीद जाग उठी और भारत की मेन लैंड पर भी लोग आजाद हिंद फौज से जुड़ने लग गए। मगर नेताजी ब्रिटिशर्स पर अटैक करवाने वाले थे कि 30 अप्रैल 1945 को एक खबर आती है कि एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कर लिया, जिसके 3 महीनों के बाद अमेरिका जापान के हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा देता है, जिससे जापान की इकोनॉमिक कंडीशन काफी बिगड़ जाती है और वो आजाद हिंद फौज की फंडिंग को रोक देते हैं। इन सभी कारणों की वजह से आजाद हिंद फौज के कई सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा, लेकिन नेताजी की ये पहल फेल नहीं हुई और ब्रिटिश आर्मी में मौजूद इंडियन सोल्जर्स और सेलर्स यानी नेवी ऑफिसर्स ने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चल रही थी। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 में भी ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो गई थी, यानी कुल मिलाकर अब भारतीयों ने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया था। इसीलिए 1946 में उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया और फाइनली 15 अगस्त 1947 के दिन आखिरकार भारत को आजादी मिल गई। लेकिन इसके साथ अखंड भारत के भारत और पाकिस्तान जैसे 2 हिस्से भी हो गए। इस पार्टीशन की वजह से लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसका डीपली एक्सप्लेनेशन दोस्तों हमारी दूसरी वीडियो में है। तो दोस्तों, क्या वाकई में अंग्रेज सिर्फ गांधी जी के अहिंसक आंदोलन की वजह से भारत छोड़कर भागे, या फिर इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे महान फ्रीडम फाइटर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल था? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और इतिहास के पन्नों से निकली ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।